सो हेलो एवरीवन, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें हमें सेक्शन 12, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 को पढ़ेंगे। सेक्शन 12 बताता है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स एंड सेक्शन 13 बताता है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज एंड सेक्शन 14 बताता है चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ये होता क्या है। तो इसका अगर हम बेसिक इंट्रोडक्शन दें तो सप्लाई, आपको पता है सप्लाई कब होता है। टैक्सेबल सप्लाई कब मानी जाएगी, टैक्स कब लगेगा गुड्स पे, जब इन केस ऑफ जीएसटी सप्लाई, जब गुड्स की सप्लाई हो जाएगी तभी उस पे टैक्स लगेगा जीएसटी। और टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई इज द पॉइंट इन द टाइम when it is assumed that supply has been made and it creates the liability to charge GST। इसका ये मतलब है कि टाइम ऑफ सप्लाई, यहाँ पे पॉइंट का मतलब है डेट और टाइम का मतलब है यहाँ फाइनेंशियल ईयर। तो उस फाइनेंशियल ईयर में, उस पर्टिकुलर डेट में जब ये मान लिया जाएगा कि सप्लाई हो चुकी है और वो लायबिलिटी क्रिएट करती है जीएसटी को पे करने का, तो वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कहलाया जाएगा। तो अगेन टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई इज द पॉइंट इन द टाइम व्हेन इट इज एज्यूम दैट सप्लाई हैज बीन मेड। इसका एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ फाइनेंशियल हमारा क्या चल रहा है, मान लीजिए 19-20 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर। तो अगर 1 अगस्त को उस डेट को 1 अगस्त को पर्टिकुलर 1 अगस्त को अगर हम गुड्स की सप्लाई करते हैं तो उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। ऐसा मान लिया जाएगा उस दिन सप्लाई हो चुकी है और वहां से लायबिलिटी क्रिएट करेगा जीएसटी को पे करने का। अच्छा, अब ये टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट क्यों करते हैं? टाइम ऑफ सप्लाई इसलिए कैलकुलेट की जाती है क्योंकि हमें ये पता लगाना होता है कि जीएसटी हमें कब पे करना है। जब गुड्स की सप्लाई होगी हमें ये पता लगाना पड़ेगा जीएसटी पे कब करना है। और जीएसटी के साथ साथ हमें फाइल ड्यू डेट क्या है हमारी फाइल रिटर्न करने की जीएसटी की। तो आइए पढ़ते इंपॉर्टेंस क्या है टाइम ऑफ सप्लाई की। जीएसटी इज टू बी पेड बाय द ड्यू डेट विच इज 20th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। जब हमारा टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, जिस भी मंथ में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई आएगा उसके अगले महीने के 20th डे से पहले हमको जीएसटी हमें भर देना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और दिस ड्यू डेट ऑल्सो इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न। यही ड्यू डेट हमारी फाइलिंग रिटर्न करने की भी मानी जाती है। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ रहा है 1 जनवरी, तो हमारी जो जीएसटी सबमिट करने की लायबिलिटी होती है सरकार के पास, वो हमारी हो जाएगी 20th फरवरी, उसके अगले महीने के 20th डे, ये मान के चलना है। और अगर मान लीजिए 31 जनवरी को हो रही है हमारी टाइम ऑफ सप्लाई, तो हम क्या मानेंगे, तब भी हमारा 20th फरवरी रहेगा। और अगर मान लीजिए हमारा 1 फरवरी को हमारा हो रहा है टाइम ऑफ सप्लाई, तो इस केस में हमारा जो टाइम जीएसटी सबमिट करने की जो हमारी लायबिलिटी होगी वो हो जाएगी नेक्स्ट मंथ 20th मार्च, क्योंकि 1 फरवरी को हो रहा है टाइम ऑफ सप्लाई। इसी कारण हमें क्या करना पड़ेगा, अगले महीने हमें देना पड़ेगा सरकार को जीएसटी 20th मार्च को। और अगर हम डीले करते हैं तो उस सिचुएशन में हमें 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ऐसे अगर हम जीएसटी फाइल रिटर्न करने में देरी करते हैं तो हमें लेट फीस और या फिर फाइन हमें सबमिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो एक बार देख लीजिए, इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ जीएसटी गवर्नमेंट चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम। सिमिलरली इन केस ऑफ डिले इन जीएसटी रिटर्न वी हैव टू पे लेट फीस। तो आई होप आपको इतना भी तक समझ में आया हो। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इसको पढ़ लीजिए। नाउ जीएसटी इज टू बी पेड इन विच मंथ विल बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। जीएसटी किस मंथ में हमें पे करना पड़ेगा वो टाइम ऑफ सप्लाई के द्वारा ही पता लगता है। तो यहाँ पे हमें टाइम ऑफ सप्लाई पता करने से पहले कुछ कंसेप्ट है जो हमें सीखने पड़ेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप ये कंसेप्ट समझ लेंगे तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ रिसीविंग पेमेंट।
रिसीविंग पेमेंट हम कब मानेंगे कि डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट क्या है? तो डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट अर्लियर होगी डेट ऑफ पेमेंट रिसीव एज इट इज एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट या डेट ऑफ पेमेंट ऑन विच बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। इसका ये मतलब है जिस दिन हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पेमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं या जिस दिन हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिटेड हो रहा है, इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो हमारी डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट मान ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको पैसे मिले और आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसे 1 अगस्त को, लेकिन जो बैंक अकाउंट क्रेडिटेड हुआ है वो 6 अगस्त को क्रेडिट हुआ है बैंक अकाउंट, तो इस सिचुएशन में डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट जो हमारी होगी वो अर्लियर होगी, 1 अगस्त माना जाएगा। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इसमें बताया गया है मिस्टर ए इज अ ट्रेडर एंड सेल्स गुड्स टू मिस्टर बी एंड मिस्टर बी मेक्स द पेमेंट टू मिस्टर ए बाय डायरेक्ट ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट ऑफ मिस्टर बी फ्रॉम बैंक ऑफ मिस्टर ए। दिस ट्रांसफर वॉज डन ऑन 1st of August, but Mr. A recorded it in his books of account on 5th of August। तो इस सिचुएशन में देखिए, बैंक अकाउंट में तो 1 अगस्त को गया, लेकिन जो रिकॉर्ड हुआ है वो 5th अगस्त को हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो अर्लियर होगा इन दोनों में से वो हमारी डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट हो जाएगी। तो डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट विल बी 1st of August इन दिस सिचुएशन। तो एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अच्छा, ऐसा मान लो उस ऊपर वाले एग्जाम्पल में मिस्टर बी ने चेक दिया था मिस्टर ए को 1 अगस्त को, जिसको रिकॉर्ड किया गया बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 अगस्त को, और चेक को सबमिट किया गया और उसी दिन क्लियर हुआ 6 अगस्त को। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे 3 डेट आ गई। तो सबसे पहले ये बता दूं कि हमें हमेशा वो डेट इग्नोर करनी है जब कोई भी बंदा आपको चेक दे रहा है। मिस्टर बी यहाँ पे चेक दे रहा है 1 अगस्त को, ये डेट हमें इग्नोर करनी है, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ऊपर में लिखा था कि डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ पेमेंट ऑन विच बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। यहाँ पे कोई बात ही नहीं कही है कि किस दिन चेक दे रहा है, तो उसको हमें इग्नोर करना है। समझ में आ गई इतनी बात? हाँ, तो हमें ये इतना देखना है कि रिकॉर्ड कब की गई। रिकॉर्ड की गई है 2 अगस्त को, और चेक क्लियर कब हुआ है, क्रेडिट कब हुआ है बैंक अकाउंट में 6 अगस्त को। तो इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो हमारा डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट माना जाएगा। तो इस सिचुएशन में 2 अगस्त हमारा डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट माना जाएगा। तो इस सिचुएशन में डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट विल बी 2nd of August, दैट इज डेट व्हेन इट वाज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अब हम कॉन्सेप्ट 2 के बारे में सीखते हैं। कॉन्सेप्ट 2 ये बताता है कि इनवॉइस इशू कब किया जाए, कब हमें इशू ऑफ इनवॉइस कर देना चाहिए, कितनी तारीख से पहले इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले हम इनवॉइस का मतलब समझते हैं। इनवॉइस होता क्या है? इनवॉइस एक टैक्स इनवॉइस है जो कि रजिस्टर्ड सप्लायर या रजिस्टर्ड डीलर द्वारा रिसिपिएंट को गुड्स को परचेज करते वक्त उसको दिया जाता है। जब वो गुड्स खरीदता है तो ये एज अ एविडेंस रिसिपिएंट को दिया जाता है, जिसके बेस पे उस रिसिपिएंट को आईटीसी अलाउ होता है। और यहाँ पे एक बात याद रखना कि हमेशा रजिस्टर्ड डीलर ही जो रजिस्टर्ड हो अंडर द लॉ ऑफ जीएसटी वो ही इशू ऑफ इनवॉइस कर सकता है, इनवॉइस को इशू कर सकता है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड डीलर है या कोई डीलर जो कंपोजिशन स्कीम फॉलो कर रहा है वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में वो जो फॉलो करता है वो इशू करेगा, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। हमें अब यहाँ पे सप्लायर की डेफिनेशन जानिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 105 बताता है हमें सप्लायर की डेफिनेशन। सप्लायर क्या है, आप इसको अगर खुद पढ़ेंगे आप खुद समझ जाएंगे। पर्सन सप्लाइंग गुड्स सर्विसेज बोथ एंड सेल इंक्लूड एन एजेंट हु इज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द सप्लायर। जो पर्सन सप्लाई कर रहा है गुड्स को या सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है या फिर दोनों प्रोवाइड कर रहा है, और इंक्लूड होगा इसमें एजेंट जो बिहाफ के सप्लायर पे काम कर रहा है। और रिसिपिएंट की यहाँ पे डेफिनेशन है, रिसिपिएंट द पर्सन हु इज लायबल टू पे कंसिडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। जो शुद्ध हिंदी में बोले या फिर देसी भाषा में बोले, जो पैसे देगा गुड्स के बदले वो रिसिपिएंट है। अगर कंसिडरेशन ही नहीं है
इन केस नो कंसिडरेशन इज पेबल, तो जिसको गुड्स को डिलीवर किए गए वो यहाँ पे रिसिपिएंट माना जाएगा। और अगर केस है वो सर्विस का, इन केस ऑफ सर्विस द पर्सन टू हुम सर्विस हैव बीन प्रोवाइडेड, जिसको सर्विस प्रोवाइड की गई है उसे रिसिपिएंट मान लिया जाएगा। और अब यहाँ पे बात करेंगे रिमूवल ऑफ गुड्स की। रिमूवल ऑफ गुड्स का क्या मतलब है? इन केस ऑफ सप्लायर डिस्पैच ऑफ गुड्स, सप्लायर के केस में जब गुड्स को वो भिजवा देगा, रवाना कर देगा, और मान लीजिए अगर जो रिसिपिएंट है वो खुद सप्लायर के पास आ रहा है, तो जब कलेक्शन कर लेगा वो गुड्स की तो उसे रिमूवल ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। सप्लायर के केस में डिस्पैच ऑफ गुड्स, जो वो रवाना कर रहा है गुड्स को, और रिसिपिएंट अगर इन केस ऑफ रिसिपिएंट अगर वो खुद सप्लायर के पास आ रहा है तो अगर जब वो कलेक्ट कर लेता है गुड्स को तो वो रिमूवल ऑफ गुड्स माना जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट 3 आ रहा है जो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, दोबारा बता रहा हूं, सप्लाई ऑफ गुड्स। इनवॉइस कब तक हमें इशू करना है? अगर वो केस है सप्लाई ऑफ गुड्स का, रजिस्टर्ड पर्सन को इशू टैक्स इनवॉइस इशू करना है या तो उस दिन या उससे पहले। अब यहां बात आती है किस दिन और किस चीज से पहले, जब वो डिलीवरी कर देता है गुड्स की रिसिपिएंट को, या तो डिलीवरी कर देता है गुड्स की या तो रिमूवल कर देता है गुड्स को फॉर द सप्लाई टू द रिसिपिएंट। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक है जो रजिस्टर्ड डीलर है, वो बी को गुड्स भेजता है वो मान लीजिए 5 तारीख को, 5 जनवरी को, और वो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस इशू करता है 10 जनवरी को। टैक्स इनवॉइस वो इशू करता है 10 जनवरी को। तो इस सिचुएशन में उसको जो टैक्स इनवॉइस इशू करना है या तो 5 अगस्त से पहले करना है, 5 जनवरी से पहले करना है, या 5 जनवरी को करना है। जैसा अभी यहाँ पे पढ़ा है ना, रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स इनवॉइस इशू करना है या तो ऑन या बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स करने से पहले या उस दिन, जिस दिन वो सप्लाई कर रहा है उस दिन टैक्स इनवॉइस करना जरूरी है। उसके बाद अगर वो टैक्स इनवॉइस करेगा इशू, तो उस दिन मान लिया जाएगा जिस दिन उसने डिलीवरी ऑफ गुड्स किया गया है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अब मान लीजिए ए अगर गुड्स को डिलीवर कर रहा है 25 फरवरी को, और अगर वो टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा है 15 जनवरी को, तो यहाँ पे जो इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस का जो माना जाएगा, टैक्स इनवॉइस को जो माना जाएगा इशू करने का, वो 25 जनवरी को ही माना जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे ये तो ऑन या तो बिफोर। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुआ। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 की, जो बात करता है इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अभी तो हमने पढ़ा था ये गुड्स के केस में। अब हम पढ़ेंगे कि अगर सप्लाई ऑफ सर्विस की जा रही है, सर्विसेज की सप्लाई की जा रही है, तो इनवॉइस कब तक इशू की जाए। नॉर्मल केसेस में जो इनवॉइस मस्ट बी इशू विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सर्विस। जिस दिन कंप्लीशन ऑफ सर्विस हो रही है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। अगर उस दिन के बाद करेंगे तो ये गलत होगा। हाउएवर का मतलब होता है किंतु परंतु। इन केस ऑफ बैंक्स, अगर बैंक सर्विस दे रही है, एनबीएफसी सर्विस दे रही है, या इंश्योरेंस कंपनी सर्विस दे रही है, यहाँ पे टाइम पीरियड जो होगा 45 डेज होगा, 30 डेज नहीं होगा। 45 डेज के अंदर अंदर आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना है। अब बात आती है इन केस ऑफ सेसेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। यहाँ पे सेसेशन का मतलब होता है टू स्टॉप, मतलब सर्विस को हम रोक रहे, बंद कर दिया बीच में, कर ही नहीं रहे, सर्विस ही नहीं दे रहे। अब इन केस ऑफ सेसेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्विस, सर्विस पूरी नहीं हुई, पहले ही बीच में रोक दिया, इनवॉइस मस्ट बी इशूड ऑन द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ सर्विस। जिस दिन
सेसेशन ऑफ सर्विस हो रही है उस दिन ही आपको इनवॉइस इशू करना जरूरी है। एक एग्जांपल लेते, मिस्टर ए है जो इंटरनल ऑडिट कर रहा है XYZ लिमिटेड की। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, मतलब ऑडिट के दौरान, बिफोर इट इज कंप्लीट होने से पहले देयर वॉज सम डिस्प्यूट मतलब झगड़ा हो गया, कुछ वाद विवाद हो गया विद द मैनेजमेंट एंड मिस्टर ए रिजाइंड एज एन ऑडिटर ऑन 15 सितंबर। 15 सितंबर को उसने सर्विसेज को बंद कर दिया। अब यहाँ पे मिस्टर ए को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा 15 सितंबर को ही, क्योंकि जिस दिन उसने सर्विसेज को देना बंद करा उस दिन ही उसको इनवॉइस इशू करना जरूरी है। अब यहां से बात आती है कंसेप्ट नंबर 4 की। कंसेप्ट नंबर 4 क्या बताता है? कंसेप्ट नंबर 4 बताता है ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ जीएसटी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जीएसटी हैज टू बी पेड बाय द 20th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ फ्रॉम द मंथ इन विच TOS मीन्स टाइम ऑफ सप्लाई फॉल्स। इसका ये मतलब है जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा जीएसटी को पे किया जाएगा उस मंथ की अगली 20th डे को। 20th डे से पहले 20th डे लास्ट डे मानी जाएगी। मान लीजिए अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई हो रहा है 1 फरवरी को, तो 20th मार्च आपकी लास्ट डेट है जीएसटी पे करने की, और फाइल रिटर्न करने की भी लास्ट डेट 20th मार्च मानी जाएगी। अच्छा, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। कि टाइम ऑफ सप्लाई हम कब मानेंगे। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लियर ऑफ। गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई जो अर्लियर होगा किसका? डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। जिस दिन वो रिसीव करेगा पेमेंट। बी, द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू इशू टैक्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। और जिस दिन उसको लास्ट डेट होगी इनवॉइस इशू करने की, टैक्स इनवॉइस इशू करने की, इसमें से जो अर्लियर होगा उसे टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अब मैंने आपको डेट ऑफ रिसीविंग पेमेंट का कॉन्सेप्ट बताया था और इशू इनवॉइस करने का कॉन्सेप्ट बताया था। वहां से जो दो अर्लियर होगा, उन दोनों में से जो अर्लियर होगा उसे ही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। मिस्टर ए इज अ ट्रेडर इन दिल्ली एंड सेल गुड्स टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट। Goods are delivered to Mr. B on 28 February 2019 and invoice was issued on same date. Goods जो डिलीवर किए गए B को 28 फरवरी को किए गए और इनवॉइस भी सेम डेट पे इशू किया गया। कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन डिलीवर हुए उसी दिन कर दिए। उससे पहले करता तो बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद करता तो हम जो लास्ट डेट होती वो 28 को ही माना जाता। अगर उसके बाद करता, डिलीवर होने के बाद इनवॉइस को इशू करता वो। अगर मिस्टर बी मेड पेमेंट टू मिस्टर ए ऑन 25 अप्रैल 2019, व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ड्यू डेट फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो यहां पे हमें टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना है। मैंने बताया था डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव द पेमेंट। उसने रिसीव कब करी पेमेंट को? 25 अप्रैल 2019 को करी। हाँ, और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है? 28 फरवरी 2019, क्योंकि उसने उसी दिन इनवॉइस को इशू किया है। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा वो हमारा होगा 28 फरवरी 2019, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई हमारा 28 फरवरी 2019 को आ रहा है। तो जीएसटी की पेमेंट करने की जो ड्यू डेट होगी और फाइलिंग जीएसटी रिटर्न फाइल करने की जो हमारी ड्यू डेट होगी वो 20 मार्च 2019 होगी। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया हो। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। इसमें बोलते हैं मिस्टर ए इज अ सप्लायर एंड सप्लाई गुड्स ऑन 24 मई 2019 एंड इशू इनवॉइस ऑन 30 मई 2019। अब यहाँ पे देखिए, वो सप्लाई कर रहा है गुड्स को 24 मई को और इशू इनवॉइस कर रहा है 30 मई को।
तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर वो गुड्स को डिलीवर होने के बाद इनवॉइस को इशू करता है तो जो लास्ट डेट होगी वो हम 24th ही मानेंगे। 24th ही हमारी लास्ट डेट मानी जाएगी इशू इनवॉइस करने की। द रिसीवर मेक्स पेमेंट टू मिस्टर ए ऑन 31 May 2019 और इसको जो रिकॉर्ड किया गया है सेम डेट पे रिकॉर्ड किया गया है। तो आइए अब देखते हैं इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे अर्लियर होगा लास्ट डेट व्हेन इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, जब इनवॉइस को इशू कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे इनवॉइस इन्होंने 30th May को करा है लेकिन गुड्स डिलीवर कर दिए 24th May को, तो लास्ट डेट यहाँ पे मानी जाएगी 24th May। 24/5/2019 यहाँ पे हम ले लेंगे और उसके बाद जो डेट ऑफ पेमेंट का होगा रिकॉर्ड जब की गया और जो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उन दोनों में से अर्लियर, क्योंकि यहाँ पे सेम डेट पे रिकॉर्ड किया गया और सेम डेट पे ही बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, तो हम यहाँ पे 31 May 2019 ले लेंगे। तो और इन दोनों में से जो अर्लियर होगा 24th May और 31 May में से जो अर्लियर 24th May वो हमारा यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ RCM ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर, जब वाउचर इशू किए जाते हैं, और हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।